हेलो नमस्कार, मैं हूं प्रशांत सिंह और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स के डेली डोज की। आज है 4 जुलाई 2023। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देश और दुनिया की अलग अलग इंपॉर्टेंट चीज़ों को निकाल कर आ रहे हैं और ऐसी चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जगहों पर जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं तो उनको ये लगता है कि सर एक ऐसा समय आएगा कि हम उस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सर हम कल से स्टार्ट करेंगे, सर हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। एक ऐसा टाइम आ जाए जिस दिन हमको श्योरिटी मिल जाए कि अगर हम यहाँ से काम करना चालू करते हैं तो रिजल्ट हमारा होना या रिजल्ट मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 100% पर चली जाएगी। तब हम जाकर चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो यहां पर एक चीज आप याद रखिए कि ऐसे लोग जो इतिहास लिखते हैं या ऐसे लोग जो सक्सेस होते हैं वो किसी अवसर का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि वो अपना काम करते हैं और जब वो रिजल्ट आता है तो वो खुद ब खुद एक अवसर जो है वो बन जाता है। विवेकानंद जी ने भी कुछ इसी प्रकार की चीजें कही हैं और उन्होंने ये बोला है कि जीतने वाले किसी अवसर का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो जीत कर अवसर खुद ही बना लेते हैं। तो आप भी इसी वक्तव्य, इसी विचारधारा को अपनाइए, इसी विचारधारा के आधार पर काम करिए और इस प्रकार से काम करिए कि आपके काम से, आपकी पढ़ाई से मिलने वाला जो भी रिजल्ट है वो खुद ब खुद दूसरे लोगों को प्रेरित करे और वो बताए कि भाई ये किसी अवसर के या अवसरवादी विचारधारा के कारण नहीं हुआ है, बल्कि ये हमारी मेहनत के कारण हुआ है। ये हमने मेहनत की है, इसलिए हमको इस प्रकार की चीजें जो हैं वो प्राप्त हुई हैं। आगे हम बात करते हैं तो जैसे हम करंट अफेयर्स की चीजों के बारे में बात करें, लगातार मैं आपके सामने अलग अलग प्रकार की चीजें लेकर आ रहा हूं और डेली क्लास के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पर चर्चा करता हूं और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि आप मुझे इसको कमेंट करके बताएंगे। तो हमारा जो लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था वो ये था कि रिसेंटली विच कंट्री विल होस्ट द IIAS कॉन्फ्रेंस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन 2025। हाल ही में कौन सा देश 2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था और कई लोगों के आंसर जो हैं वो आए थे, सही आंसर भी आए थे, कुछ लोगों के गलत आंसर भी आए थे। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर मैं देश की बात करता हूं तो देश जो है वो इसके राइट आंसर के तौर पर आप अगर देखेंगे तो भारत जो है वो इसकी मेजबानी करेगा 2025 में। अब भारत में किस जगह पर ये चीजें की जाएंगी, तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि मेजबानी 2025 में कौन करने वाला है, तो करने वाला है इंडिया। और इंडिया में कहां पर, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कोच्चि में, केरला, राइट, ये आप याद रखिए। दूसरी चीज आप इसमें क्या याद रखेंगे, तो दूसरी चीज आप याद रखिए कि IIAS का फुल फॉर्म, ये भी आपके लिए जरूरी है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस, राइट। तो एक चीज ये याद रखिएगा आप। दूसरी चीज इसमें एक और चीज आप याद रख सकते हैं कि IIAS का जो 2025 का सम्मेलन होगा वो कौन होस्ट करने वाला है, वो होस्ट करेगा इंडिया। और इंडिया में कहां पर, कोच्चि, केरला में ये चीजें देखने को मिलेंगी। इसकी थीम भी आप जरूर याद रखें कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है, फुल फॉर्म आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि कौन इसको होस्ट करेगा और साथ में आपको याद रखना है कि इसकी थीम क्या है। तो इसकी थीम है एम्पावरिंग सिटीजन, एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग लास्ट मील, राइट। तो इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी पड़ेंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये आप देखेंगे। चलिए, तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो यहां पर पूछा हुआ था कि हाल ही में कौन सा देश
2025 में प्रशासनिक सुधारों पर IIAS सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो मेजबानी करने वाला जो देश होगा वो इंडिया रहेगा और इंडिया में कोच्चि में ये सम्मेलन होगा, केरला के कोच्चि में ये सम्मेलन होगा। IIAS की अगर हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस और इसकी जो थीम है वो है एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग लास्ट मील। राइट तो इसकी थीम याद रखिएगा कि एम्पावरिंग सिटीजन एंड रीचिंग लास्ट मील। तो इतनी चीजें इस क्वेश्चन में इसके बारे में आपको याद रखनी पड़ेंगी। राइट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और आज शुरू करते हैं कि आज के करंट अफेयर्स के डेली डोज में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है। तो वहां पर हम अगर देखें तो बोल रहा है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल टास्क फोर्स टू टैकल द ड्रग मिनेक। अगर हम यहाँ पर बात करें कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशीली दवाओं के खतरों से निपटने के लिए एक विशेष टास्क फोर्स की गठन की घोषणा की है। आपके सामने चार ऑप्शन है, कर्नाटक, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है जो विषैली दवाएं हैं, जो नशीली दवाएं हैं, उनके दुष्प्रभाव से निपटने के लिए, तो वो राइट आंसर उसका होता है हिमाचल प्रदेश। राइट तो यहां पर अगर आप देखिए तो हिमाचल प्रदेश के जो सीएम हैं उन्होंने ये घोषणा की है। अब इसमें देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये तो पता चल गया कि सर अगर हम यहां पर देखें कि सर हमको ये तो पता चल गया कि जो नशीली दवाएं हैं उनके खतरे से निपटने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में कुछ और भी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के सीएम के द्वारा अगर कुछ चीजें की गई हैं, आपको यह भी पता होना चाहिए ना कि हिमाचल प्रदेश का करंट में सीएम कौन है। तो याद रखिएगा सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो हैं वो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम या चीफ मिनिस्टर के पद पर विराजमान है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कैंपेनिंग क्या की गई है, तो एक प्रदीप नाम से अभियान चलाया गया है और ये प्रदीप अभियान किस लिए चलाया गया है, तो ये डी एडिक्शन के लिए है। ये नशा मिटाओ या नशा विरोधी चीजें जो हैं उसके लिए किया गया है। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है उसने इस प्रकार की चीजों की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश के सीएम जो हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं और जो कैंपेनिंग की गई है वो है प्रदीप कैंपेनिंग। और प्रदीप कैंपेनिंग किसके लिए की गई है, तो वो की गई है नशा मुक्ति के लिए या नशा मिटाओ के लिए या डी एडिक्शन के लिए। राइट यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें लगभग इतनी ही चीजें आपके लिए जरूरी हैं, लगभग इतनी ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राइट नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहां पर अगर देखें तो पूछ रहा है कि इन विच स्टेट 1000-year old स्कल्पचर बीन यूनिकली आइडेंटिफाइड। किस राज्य में 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनोखी पहचान की गई है। अब यहां पर देखिए ये जो मूर्तिकला की अनोखी पहचान हुई है ना, इसमें ज्यादातर आप देखेंगे तो विष्णु की मूर्ति जो है, विष्णु की मूर्ति यहां पर मिली है। और किससे संबंधित है ये, तो ये संबंधित है चालुक्य कला से। चालुक्य वंश आप जानते हैं, तो उसी से रिलेटेड आप देखिए तो चालुक्य कला से ये रिलेटेड है। विष्णु की मूर्ति यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर किस राज्य में, तो हमको ये भी तो बताना, ये बेसिक चीजें तो पता चल गई लेकिन कौन सा स्टेट है सर, तो आप याद रखिएगा कि तेलंगाना में ये प्राप्त हुआ है 1000 साल पुरानी मूर्तिकला की अनोखी पहचान। तो तेलंगाना जो है वो इसका राइट आंसर होता है। अब यहाँ पर आप कुछ और चीजें देखिए तो मैंने आपको बोला कि यहाँ जो मूर्ति मिली है वो किससे संबंधित है, भगवान विष्णु से संबंधित है। किस कला से संबंधित है, तो चालुक्य कला से संबंधित है। मूर्ति कला में उपयोग किया जाने वाला जो पत्थर है वो कौन सा है, तो वो ग्रेनाइट है। और मूर्ति कला में कुछ विशेषताओं के तौर पर अगर हम बात करें तो आप ये याद रखिए कि उनके हाथों में गढ़ और सूची मुद्रा में ये मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं। राइट तो यहां पर याद रखिएगा कि 1000 साल पुरानी जो मूर्तिकला की अनोखी पहचान की गई है वो कहां पर है, वो तेलंगाना में विष्णु की अवतार है और चालुक्य कला से ये संबंधित है। कुछ इतनी चीजें आपको इस क्वेश्चन में याद रखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोल रहा है कि क्वारिकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए इसमें एक चीज जरूर याद रखें कि देश और दुनिया में, है ना, मतलब
हमारे पड़ोसियों को तो आप देखते ही रहे, लेकिन पड़ोसियों के साथ साथ थोड़ा सा दूर भी कुछ और भी देशों पर नजर जरूर बनाए रखें कि उन देशों के जो सर्वोच्च पद हैं उन पदों पर कौन व्यक्ति बैठ रहा है और उसके बैठने का भारत के साथ में उसके संबंध कैसे बन सकते हैं। तो भारत के साथ में उस देश के अगर आप देखिए तो जैसे हम बात करें बाइडेन, जैसे हम ट्रंप की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, तो यूएस में जब बाइडेन का ये हो रहा था कि जो बाइडेन है वो यूएस के अभी राष्ट्रपति बनेंगे ट्रंप के बाद में, तो वहां पर ये माना जा रहा था क्योंकि बाइडेन के जो संबंध हैं वो भारत के साथ में, या बाइडेन की जो विचारधारा है वो भारत के लिए थोड़ी सी लिबरल है। तो ये अनुमान पहले ही लगा लिया गया था कि भारत और यूएस के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो बाइडेन के आने के बाद में काफी स्ट्रांग होगा। तो यहां पर आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि अलग अलग देशों के जो सर्वोच्च पद हैं उन पदों पर कौन व्यक्ति आसीन है और उसके आसीन होने पर आपके देश पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये भी आप इस पर नजर जरूर बनाए रखेंगे। तो आइए यहां पर देखें, क्वारिकोस मित्सोताकिस की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर प्रधानमंत्री पद की शपथ इन्होंने किस देश में ली है या किस देश के प्रधानमंत्री पद पर इन्होंने शपथ ली है, तो वो ग्रीस के प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। राइट, बहुत ज्यादा एजेड नहीं है, बहुत ज्यादा अगर आप देखेंगे तो वृद्ध नहीं है, है ना। यहाँ पर उन्होंने ग्रीस के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है। अब देखिए ग्रीस के बारे में अगर आप देखिए कुछ बेसिक चीजें देखिए, फिर मैं आपको कुछ और चीज बताता हूँ। पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो सेंटर राइट न्यू डेमोक्रेसी पार्टी, ठीक है, और ग्रीस के प्रधानमंत्री के तौर पर इन्होंने शपथ ली है। 300 सीटों वाली संसद में 158 सीटें हासिल की है इनकी पार्टी ने, ठीक है। एक बेसिक चीज और याद रखें कि ग्रीस यूरोप का, अगर यहां पर आप देखेंगे कि ग्रीस के लोगों को यूनानी और या फिर यवन के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीस के बारे में एक चीज मैं आपको बताऊं कि आज अगर आप ग्रीस को देखते हैं तो ग्रीस एक, अगर आप देखें तो डेवलप्ड कंट्री, ग्रीस को अगर आप बात करें तो एक विकसित देश आज भी और कुछ वर्षों पहले भी। लेकिन एक समय ऐसा था जब यूएस में एक क्राइसिस आता है और वो क्राइसिस का नाम था यूरोजोन क्राइसिस। राइट, और इसी को आप हाउसिंग क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। तो यूएस में एक मंदी आती है 2007-8 के टाइम ड्यूरेशन पर, और वहां पर जब आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि हाउस लोन से चीजें शुरुआत होती हैं और धीरे 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 यूएस में वो मंदी जो फैल रही थी उसका इंपैक्ट यूरोजोन के एरिया में भी पड़ना चालू हो जाता है। यूएस की मंदी का सबसे ज्यादा इंपैक्ट या सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट है या नकारात्मक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो वो अगर किसी देश पर पड़ा था तो वो यहां पर पड़ा था, वो ग्रीस पर पड़ा था। अब ग्रीस पर क्यों पड़ा था वो मैं आपको बताता हूं। ग्रीस की जब हम बात करते हैं तो ग्रीस जो था वो यूएस के साथ में उसका जो ट्रेड था वो वहां पर ग्रीस की डिपेंडेंसी जो है वो बहुत ज्यादा यूएस के ऊपर बन गई थी। ग्रीस की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा ग्रीस के एक्सपोर्ट पर टिका हुआ था। अब ग्रीस का जो एक्सपोर्ट था वो यूएस के इंपोर्ट पर टिका हुआ था। अब यूएस पर क्योंकि रिसेशन की सिचुएशन बनती है, रिसेशन के आने पर मंदी आती है, और रिसेशन के आने पर अगर आप देखें, मंदी के आने पर अगर आप देखें तो जो मांग होगी, जो डिमांड होगी उसमें डिक्रीमेंट हो जाता है। तो क्योंकि यहां पर डिमांड में डिक्रीमेंट हुआ इसलिए जो कंट्री इसको एक्सपोर्ट कर रही थी, जैसे अगर मैं ग्रीस की बात करता हूं तो जो कंट्री इसको एक्सपोर्ट कर रही थी वहां पर भी तो डिमांड कम हो गया ना। तो यहां जब आप देखते हैं तो आपको ये पता चलता है कि अगर किसी डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड कम होती है तो उसका इंपोर्ट भी कम होता है, और उसके इंपोर्ट करने के लिए जो कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रही है उसका एक्सपोर्ट भी कम हो जाता है। और अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी उसके एक्सपोर्ट पर टिकी है और इसका एक्सपोर्ट कम हो जाए तो इकोनॉमी अपने आप डाउन हो जाएगी ना। कोशिश की गई बचाने की, लेकिन उसके एक लिमिट तक चीजें हो सकती है ना। आप इतने कैपेबल नहीं है कि पूरे तरीके से आप अपने देश में डोमेस्टिकली आर्टिफिशियल डिमांड को इंक्रीमेंट करके और अपनी इकोनॉमी को बैलेंस कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ग्रीस, जिसका अभी हम बात कर रहे थे, ग्रीस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था किसका? यूरोजोन क्राइसिस का। तो ये भी आप साथ में इसके याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोल रहा है कि किस राज्य में पहला साहीवाल बछड़ा सरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है? इन विच स्टेट द फर्स्ट साहीवाल कॉल्फ हैज बीन बोर्न थ्रू सरोगेसी।
अब यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर, जैसे हम इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर जो है वो आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अगर आप मैं आपसे ये बात करूं कि सर एक वर्ड यहाँ पर आ रहा है सरोगेसी, हमको इसका मतलब ही नहीं पता है, तो इस क्वेश्चन के आधार पर आप नॉलेज के लिए ये तो याद रखेंगे कि सरोगेसी के माध्यम से जो पहला बछड़ा का जन्म हुआ है वो किस राज्य में हुआ है, तो वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। अब इसके साथ साथ आप कुछ और भी चीजें याद रखिए, जैसे याद रखिए कि सरोगेसी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई महिला है, वो बच्चे को जन्म देने के लिए कंपेटिबल नहीं है, या बच्चे का जो भ्रूण होता है या भ्रूण का जो विकास होता है वो उस महिला के अंदर या उस महिला के द्वारा या उस महिला के शरीर में उस भ्रूण का विकास पूरे तरीके से नहीं हो पाता। तो आप इसको बहुत आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं तो किसी भी बच्चे के जन्म के लिए अगर किसी कोख को उधार ले लिया जाए, रेंट पर लिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं सरोगेसी प्रोसेस, कि किसी और के बच्चे को किसी और की कोख पे जन्म दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम सरोगेसी प्रक्रिया या सरोगेसी प्रोसेस बोलते हैं। और जो महिला इस प्रकार के बच्चे को जन्म देती है उस महिला को हम सरोगेसी मदर कहते हैं या सरोगेट मदर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर जब आप देखिए तो हमने ह्यूमन में तो ये चीजें देखी थी, लेकिन अगर हम बात करें जीव जंतुओं में, तो यहां पर अगर आप गाय की बात करें, एक बहुत ही प्रचलित ब्रीड है जिसको साहीवाल के नाम से आप जानते हैं, तो साहीवाल की अगर हम गाय की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सरोगेसी के माध्यम से जो पहला बछड़ा जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। और उसका नाम क्या रखा गया है, तो उसका नाम रखा गया है पद्मावती। ये भी आप याद रखिएगा कि उस बछड़े का जो नाम है वो क्या रखा गया है, वो पद्मावती रखा गया है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि विच कंट्री हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नाइल हैज बीन अवॉर्डेड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च ऑर्डर ऑफ द नाइल के से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे और अगर आप करंट से जुड़े हुए हैं तो आपको ये पता चलेगा कि अभी कुछ ही दिनों पहले की ये खबर, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा आपको ये देखने की जरूरत नहीं कि यार क्या 2 महीने पहले, 1 महीने पहले या कहां पर इस प्रकार की चीजें जो हैं वो देखने को मिली हैं। तो कोई एक ऐसा देश जिसका सर्वोच्च सम्मान, जिसको आप ऑर्डर ऑफ नाइल के नाम से जानते हैं, वो देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को ये सम्मान प्रदान किया है। और वो सम्मान में दिया गया है किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। मिस्र के बारे में अगर हम देखें और इस सम्मान के बारे में अगर हम देखें तो यहां पर आपको पता चलेगा कि अभी जो हमारे देश के पीएम हैं उनका अभी 2 दिवसीय दौरा मिस्र में हुआ था। बात समझ में आ रही है? और वहां पर देखिए तो वहां पर चीजें किस प्रकार से दिखाई दे रही थी कि मिस्र की जो भी सरकार है या मिस्र में जो भी गवर्नेंस है, वहां पर अगर आप देखें तो उनके द्वारा जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसको प्रदान किया गया? मोदी जी को। और उस सम्मान का नाम क्या है? ऑर्डर ऑफ द नाइल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये मिस्र का हाईएस्ट, मतलब अगर आप देखिए तो हाईएस्ट ऑनर है, ये सर्वोच्च सम्मान। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर अगर आप देखिए तो क्या किस लिए ये प्रदान किया जाता है, किस उद्देश्य से ये प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये पुरस्कार उन राष्ट्राध्यक्षों, राजकुमारों, उपराष्ट्रपतियों को प्रदान किया जाता है जो मानवता को अमूल्य सेवाएं प्रदान करते हैं। किसी भी देश के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, किसी भी देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, किसी भी देश के जो राजकुमार हैं, अगर उनके द्वारा मानवता के क्षेत्र में, अगर उनके द्वारा मानवता के फील्ड में या लोगों की भलाई के उद्देश्य से अलग अलग प्रकार से कार्य किए जाते हैं, तो मिस्र की सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान जो मिस्र का है वो उन लोगों को प्रदान किया जाता है। और अभी 2 दिवसीय दौरे में जो हमारे देश के पीएम हैं उनको ये सम्मान मिस्र के द्वारा प्रदान किया गया है। इसमें एक चीज ये याद रखिए कि जैसे अभी मिस्र में हमारे देश के पीएम का दौरा हुआ है, तो वहां पर आप ये याद रखिएगा कि जब ये बायलैटरल मतलब मीटिंग हुई है एक तरीके से कि मिस्र के जो हेड हैं और हमारे देश के जो पीएम हैं उनके बीच में ये जो मीटिंग हुई है, तो वहां पर हमारे देश के पीएम ने इनवाइट किया है मिस्र के जो भी प्रधानमंत्री हैं, जो भी हेड हैं, उनको इनवाइट किया है और ये बोला है कि जो सितंबर में G20 समिट इंडिया में होने वाली है, आप आइए और उस पर भी हिस्सा लीजिए।
बात समझ में आ रही है। यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूं और आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि मिस्र के प्रधानमंत्री जो अभी करंट में है उनका नाम क्या है। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास में, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसे प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उसका राइट आंसर जो है वो पंडित पीडी बाउल है। आप इनको बस नाम याद रखिए, कहां से हैं ये, तो आपको अभी बेसिक चीजें जो है वो मैं बता देता हूं कि पंडित पीडी बाउल जो है वो बंगाल के लोक संगीत के साथ दुनिया की यात्रा करने 156 देशों में प्रदर्शन करने के लिए इनको जाना जाता है। तो बंगाल से ये संबंधित हैं और इनको प्रदान किया गया है पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट। किसको? नाम याद रखेंगे, पंडित पीडी बाउल को। राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। Which state government has announced the construction of the first underwater tunnel under the ब्रह्मपुत्र? किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा जो है वो की है? यहाँ पर आप देखिए कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो कितना ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। आप देखिए कि हम पानी के अंदर भी टनल बना रहे हैं। हम पहाड़ों को तोड़कर तो बना ही रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम पानी के अंदर भी इस प्रकार की चीजें जो हैं वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा है? वो असम है। असम के राज्य से, असम के द्वारा इस प्रकार की चीजें की गई हैं। वर्तमान में यहाँ पर असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है इसके मुख्यमंत्री। अगर आप यहाँ देखिए तो अंडर वाटर सुरंग जो है वो कहां से कहां तक रहेगी? तो नुमालीगढ़ से लेकर गोहपुर तक ये रहेगी और लागत इसकी लगभग 6000 करोड़ के आसपास रहेगी। इस परियोजना के लक्ष्य की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दो चीजें, रेल और सड़क परिवहन प्रणालियों को एकीकृत करने का है, इंटीग्रेट करना है। रोड और रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो भी है उसको क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेट करने का लक्ष्य बनाया गया और इसके कारण ही, इस लक्ष्य के साथ ही इस प्रकार की चीजें की गई। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ अगर आप देखिए तो पूछ रहा है कि विच मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ न्यू mRNA बूस्टर वैक्सीन अगेंस्ट कोविड इन द कंट्री। भारत के किस मंत्री द्वारा देश में कोविड के खिलाफ नई mRNA बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की गई है? तो उन मंत्री का नाम है यहाँ पर जितेंद्र सिंह। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनको तो इनका नाम है जितेंद्र सिंह। राइट। और जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है जो नया mRNA वैक्सीन है वो। और कोविड-19 के दौरान जो वैक्सीनेशन टाइम चल रहा था या जो वैक्सीनेशन चल रहा है वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 5वें नंबर का या 5वें श्रेणी की वैक्सीनेशन जो है वो मानी जाती है। इसकी एक खास बात ये है कि ये जो वैक्सीनेशन होगी, ये जो वैक्सीन लगाई जाएगी वो कैसी होगी? वो निडल लेस डिवाइस के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाएगी और निडल लेस मतलब यहाँ पर निडल का यूज जो है वो नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। एक चीज याद रखिए कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उस ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रतिरक्षा के लिए इस वैक्सीन का यूज किया जा रहा है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? अभी जितेंद्र सिंह के द्वारा। इतनी चीजों को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर आ रहा है हु हैज रिसेंटली बिकम द चैंपियन ऑफ द आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग। हाल ही में आयरन मैन प्रीमियर हैंडबॉल लीग का चैंपियन जो है वो कौन बना है? हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करेंगे तो महाराष्ट्र जो है वो अभी चैंपियन बना है। और महाराष्ट्र ने किसको हराया है? तो महाराष्ट्र ने हराया है उत्तर प्रदेश को। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पोजीशन पे था वो महाराष्ट्र था और जो सेकंड पोजीशन पे रहा वो कौन था? वो उत्तर प्रदेश था। तो ये आप जरूर याद रखें कि आयरन मैन प्रीमियम हैंडबॉल लीग जो है वो किसने जीती है? वो महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को हराकर जीती है। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आ रहा है कि वेयर हैज सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन बीन कन्फर्ड विद द ऑनररी डॉक्टरेट।
गायक संगीतकार शंकर महादेवन को कहाँ डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। देखिए शंकर महादेवन की अगर मैं बात करता हूं तो शंकर महादेवन के बारे में अगर हम देखें तो भारत में संगीत के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इनको पद्मश्री भी प्रदान किया गया है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रिटेन के द्वारा इनको क्या किया गया है, डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है। बात समझ में आ रही है। और डॉक्टरेट की जो मानक उपाधि है वहां पर अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी BCU में ये चीजें प्राप्त हुई इनको, और संगीत और कला के क्षेत्र में प्राप्त हुई हैं। और पद्मश्री इनको मिला था कब, 2019 में। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखिएगा। इसमें आपके लिए जो क्वेश्चन है आज के लिए वो ये है कि इन विच स्टेट द हिस्टोरिक खर्ची पूजा हैज स्टार्टेड, किस राज्य में ऐतिहासिक खर्ची पूजा की शुरुआत हुई है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर सिक्किम। फटाफट इसके आंसर आप ढूंढेंगे और इससे रिलेटेड चीजों के बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। इतनी जानकारी जो है वो हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। कुछ और भी चीज़ें, कुछ और भी क्वेश्चन मोड पर हम चीज़ों को लेकर आएंगे और आगे आने वाली क्लासेस में हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।